हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्वालिफायर और प्राइमरी की को यूज किस तरह से किया जाए, एनोटेशंस को किस तरह से यूज किया एट द रेट प्राइमरी एंड एट द रेट क्वालिफायर, और ऑटो वायर्ड भी किस तरह से, इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज क्या होते हैं। तो ये सब कुछ पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। एक सिंपल प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर बिल्ड किया था जो कि नॉर्मल जावा के लिए था। बस जावा के अंदर किस तरह से यूज किया जाए वो वाला पार्ट हो गया। सॉरी गैस, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर देखते हैं कि हमें और क्या एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। सो दिस and goes to Spring Boot tutorial, and now here is the Spring architecture, MVC architecture पर है। तो Spring MVC architecture के अंदर क्या है एग्जैक्टली हम देख लेते हैं। सो स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर प्लस जेएसपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग फुल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो फ्रॉम क्लाइंट टू कंट्रोलर टू सर्विस एंड बैक टू व्यू। तो ये पार्ट यहाँ पर रहेगा एकदम सिंपल, और यहाँ पर पूरा सारा कुछ यहाँ पर पीपीटीज के अंदर अवेलेबल है। फ्लो पूरा एग्जीक्यूट यहाँ पर अवेलेबल है। बस यहाँ पर एक अवेलेबल नहीं है जो कि विच डिपेंडेंसी यू वांट टू इंजेक्ट, और विच डिपेंडेंसी इट इज मैंडेटरी व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर वो वाला पार्ट नहीं है। बट डोंट वरी, हाँ, फॉर्म सबमिशन नहीं, वो वाला पार्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम कंट्रोलर जेएसपी एट्रीब्यूट एंड नहीं है। ठीक है। तो वो वाला पार्ट ना मैं आपको बता देता हूँ। बस उतना ही, एक छोटा सा पार्ट मुझसे यहाँ पर ऐड करने वाला रह गया है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। लेट्स क्रिएट अ वन वेब प्रोजेक्ट। ओके, अब हम प्रॉपर एक वेब प्रोजेक्ट के यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है। तो वेब प्रोजेक्ट है तो वहां पर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं है, पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर है, यानी नेक्स्ट पीपीटीज के अंदर है। तो इस पीपीटीज के अंदर बस हमें एमवीसी आर्किटेक्चर फ्लो है, उसके अंदर बहुत सारे एनोटेशंस है, उनको किस तरह से यूज किया जाए वो वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। सो चलो चेक कर लेते हैं। सो लेट्स, फर्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट in us by using STS Spring Tool Suite. So let's click on the file, go to the new, and select Spring Starter Project, which is very important part. And in that you can mention the name of project. So what is the name of project, or which you want? So write down a name, unique name, or it's your project name. So I'm just normally write down here as a web project demo. Okay, that's just a simple web project demo monster, and whatever, if you want, whatever you can write here. So I just want to change from com.example. If you want change from com.example, and here I just will write as a package name as a com.example. If you write here demo project from Spring Boot, whatever you can, description about your project ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है टाइप, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट। सो यहाँ पर आप सिलेक्ट करो मेवन, एंड देन जावा वर्जन ऑलवेज 17 और हायर देन 17, एंड देन जार आपको रखना है या वॉर रखना है, ये डिपेंड करेगा। और एक बात यहाँ पर, आप वॉर रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट वन फोल्डर इज कमिंग एज अ वेब ऐप। उसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होती है। तो वॉर अगर आप रखोगे तो ये एक एक्स्ट्रा क्लास भी बन के आ जाता है, जो कि सर्विस इनिशियलाइजर बोलकर है, सॉरी सर्वलेट इनिशियलाइजर, जो कि आपके सर्वलेट को इनिशियलाइज करने का काम करेगा, यानी आप सर्विस के सर्वलेट को यूज कर सकते हैं। बट इन जार भी आप इस पार्ट को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट डजेंट मैटर कि आप जार सिलेक्ट कर रहे हो या वॉर सिलेक्ट कर रहे हो। वेब एप्लीकेशन के लिए वॉर यूज किया जाता है अगर आप जेएसपी यूज कर रहे हो तो, बट डोंट वरी, आप जार को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको जार के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा एंड वॉर के साथ भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, दोनों पार्ट यहाँ पर रह जाएंगे। सो जावा यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। नॉर्मली अब मैं जार को यहाँ पर यूज करूंगा, नॉर्मली अब मैं यहाँ पर जार पर यूज करूंगा। एंड देन नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, फिनिश करेंगे नहीं डायरेक्टली। तो यहाँ पर स्टेबल स्प्रिंग बूट वर्जन 4, एंड हियर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट रहेगा हमारा डेव टूल को सिलेक्ट करने वाला, क्योंकि मैं बार बार रिलॉन्च कर रहा था ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर डेव टूल को सिलेक्ट करो।
डेव टूल, कौन सा डेव टूल? स्प्रिंग बूट डेव टूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड फास्ट एप्लीकेशन रिस्टार्ट्स, लाइव रीलोड एंड कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एनहांस्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी से ना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एनहांस हो जाएगी। ओके, ये को यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी वांट अ स्प्रिंग वेब, सो हियर वी गो एज अ write down here as a web, and then search here as a Spring Web. Okay, Spring Web, build web, include RESTful application using Spring MVC, uses Apache Tomcat as a default embedded container. यानी हमें Apache Tomcat यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, ये ऑलरेडी डिफॉल्टेड है। सो यहाँ पर मैंने अपाचे टॉमकैट यहाँ पर ले लिया। बस मुझे और क्या चाहिए, मैंने डेव टूल लिया है, स्प्रिंग वेब ले लिया, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट द MySQL connector, then MySQL driver is included here, and then another one is JPA, which is very important part. These four dependencies are very important when you create a full-fledged Spring Boot project. So here we just want to use normal web application by using MVC architecture, and just flow हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट डेवटूल एंड स्प्रिंग वेब, ये दो पार्ट यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड देन नेक्स्ट करना है और यहाँ पर फिनिश, ये खुद ऑनलाइन जाएगा, डाउनलोड करेगा। और ये बाकी का पार्ट जो है ना, इसको क्लोज ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे, मे बी मेरी वीडियो की वजह से आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, सो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपके यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, आप देखोगे। बट इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है आपको, वो वाला गड़बड़ मत करना। सो बेसिकली यहाँ पर वेब प्रोजेक्ट रनिंग में है, और यहाँ पर डेव टूल्स भी आ गया। डेव टूल्स का मीनिंग होता है कि आप एक बार रन करो बस प्रोजेक्ट को, देन कंट्रोल एस टू सेव करो, कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो अब ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मुझे टॉमकैट को एक्सटर्नली यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद टॉमकैट को यहाँ पर यूज करेगा थैंक्स टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा, जब भी आप प्रोजेक्ट रन करोगे या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, go to the Maven, and then update project, and select force update to snapshot and OK कर दो बस। अब जैसे ही आप ये पार्ट करोगे तो ये प्रोजेक्ट अगर कुछ लाइब्रेरीज रह गई हो तो ये इस तरह से लाएगा। हाँ, तो ये था एक हमारा वेब प्रोजेक्ट। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पर आप देखोगे एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एकदम सिंपल है, वेब प्रोजेक्ट डेमो एप्लीकेशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पॉम डॉट एग्जाम्पल के अंदर, एक्सएमएल के अंदर, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी के अंदर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमवीसी यहाँ पर नजर आएगा। एंड देन स्प्रिंग बूट डेव टूल यहाँ पर नजर आया। ओके, एंड देन स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी स्टार्ट टेस्ट वाला भी पार्ट यहाँ पर नजर आया। ये दोनों यहाँ पर नजर आएंगे। ये था एकदम सिंपल वाला पार्ट। ओके, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। And then may just want to create, I just want to give the example about the war also. So let's create one of, no, just a testing purpose के लिए STS. So here web demo नाम दे देता हूँ यहाँ पर, web demo web project test। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जस्ट मैं आपको वॉर दिखाना चाहता हूँ। वॉर मैंने सिलेक्ट किया, मैंने जस्ट पैकेजिंग वॉर को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिस्क्रिप्शन को हटा देता हूँ, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने का स्प्रिंग बूट डेव टूल को चूज करूंगा और स्प्रिंग वेब को चूज करूंगा। ये पार्ट आ जाएंगे। अगर आपने उसी वर्क स्पेस के अंदर आपने बहुत सारे पार्ट किए होंगे ना, तो ये यहाँ पर आपको सजेशंस के तौर पर दिखाएगा, वो मेंटेन करके रखता है सब कुछ। एंड देन रन एग्जीक्यूट, और ये फिर से डाउनलोड करेगा। अब मेरे पास ऑलरेडी है तो ये फास्ट डाउनलोड करेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये रिमोट रिपोजिटरी के अंदर से उठा के ले लेता है ना, अ, ना कि वो डायरेक्टली सर्वर पर जाके वहां से उठा के आएगा। सॉरी, लोकल रिपोजिटरी से उठा के ले लेगा, रिमोट रिपोजिटरी पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, फिर से मैं वेब ऐप डेमो, ये ओपन हो गया। टेस्ट वाला पार्ट यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। मे बी आई थिंक इट्स टेकिंग मिनिमम 90% पर जाके रुक गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर को आप ठीक से देखो, ये वाला पार्ट मिनिमाइज कर देता हूँ, डैशबोर्ड। ओके, अब दोनों स्ट्रक्चर को ठीक से देखो, दोनों में कुछ कॉमन चीज है।
दोनों में कॉमन चीज है। बट यहाँ पर टारगेट जनरेटेड रिसोर्स एनोटेशन एंड टारगेट ये वाला फोल्डर एक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, बट इट्स फॉरगेट अबाउट इट। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास को ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पर सर्वलेट इनिशियलाइजर वाला पार्ट आ जाता है। ये कुछ ज्यादा एक ये नहीं करता है, बस जस्ट सर्वलेट इनिशियलाइजर है, एक्सटेंड स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर से एक्सटेंड किया हुआ है। यानी आप यहाँ पर सर्वलेट को यूज करने वाले हो, ये बताने का तरीका है, कह सकते हो। ओके, सो ये वाला पार्ट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट हमें एक एमएससी आर्किटेक्चर और एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट भी पता होना जरूरी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया। और एसआरसी के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज भी है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी स्टैटिक एंड टेम्पलेट है। और ये वाला पार्ट जो हमें फर्स्ट पीपीटी के अंदर देखने को नहीं मिला था, यहाँ पर दिखाता हूँ कि रिसोर्स रिसोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल, रिसोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, आई थिंक। ओके, रिसोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी, बट व्हेन आई सिलेक्ट द वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग वेब, एट द टाइम इट क्रिएट्स स्टैटिक एंड टेम्पलेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर थीम लिप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर यूज करो, अगर आप कुछ असेट्स को यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली डाल दो, यानी इमेजेस वगैरह आप यूज करना चाहते हो तो वो वाला पार्ट यहाँ पर है। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यानी सीएसएस वगैरह पार्ट या प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हो, ये इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, तो ये वाला पार्ट था। और एक बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, मेन फोल्डर के अंदर एक वेब ऐप यहाँ पर देखने को मिला। जब मैंने नॉर्मल वेब प्रोजेक्ट डेमो किया था, यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर वेब ऐप नहीं है। ओके, नहीं है। और यहाँ पर वेब ऐप है, ये एक बस जस्ट एक फोल्डर क्रिएट करके देता है, बाकी इसके अंदर कुछ भी पार्ट नहीं है। ओके, सो अगर आपने वॉर को सिलेक्ट करिए, बहुत लोग यहाँ पर वॉर को सिलेक्ट करते हैं, डजेंट मैटर, बट जस्ट आप क्रिएट्स अ फोल्डर नेम विद अ वेब ऐप एंड देन इट विल एग्जीक्यूट देम। बट अभी कहता हूँ कि अगर कोई लिनक्स या फिर मैकबुक को यूज कर रहा है, तो वहां पर फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग बना लेता है, या फिर डब्ल्यू कैपिटल हो जाता है, ए कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उसके लिए क्या करो, एक बार ना सही वॉर फाइल को, वॉर को सिलेक्ट करके आप क्रिएट करके देखो प्रोजेक्ट, देन आपको नजर आएगा कि वेब ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर नेम किस तरह से है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेगा। अगर आपके पास मैकबुक और लिनक्स है ना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। सो जो कोई भी मैकबुक और लिनक्स को यूज कर रहा है, वो यहाँ पर ध्यान दो कि वेब ऐप फोल्डर आपका कंपलसरी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, वेब ऐप टेस्ट वाला पार्ट मैंने डिलीट किया। अब देखो फिर से मैं अभी कहता हूँ कि यहाँ पर फोल्डर नेम वेब ऐप जो कि स्मॉल लेटर में है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट करूंगा, और डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट फ्रॉम डिस्क भी कर देता हूँ और वो डिलीट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा एसआरसी के अंदर मेन फोल्डर को राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पर चला जाऊंगा। न्यू पर जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर, और यहाँ पर बोल देता हूँ वेब ऐप। ओके, एंड देन फिनिश इट, सिंपल, और फिनिश इट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वेब ऐप को बना दिया है, इसके अलावा कुछ पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये पार्ट हो जाने के बाद अब हमारा पार्ट आता है पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर भी कुछ चेंजेस करने वाला पार्ट है क्या, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिकली रनिंग में रहेगा। सो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट तो देख लिया, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओके, सो हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखने का। तो यहाँ पर क्या क्या है, चलो आते हैं, देख लेता है। हमने जस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और अब हमने स्टार्ट नहीं किया, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर। तो अंडरस्टैंडिंग द एमवीसी पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न विच इज अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो ये पार्ट पता होना जरूरी है, सारे स्टूडेंट्स को ये पार्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट एंगुलर खुद फॉलो करता है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। रिएक्ट नहीं, बट रिएक्ट भी फॉलो करता ही है, बट अलग वे में। बट यहाँ पर आप प्रॉपर वे में मॉडल व्यू कंट्रोलर को यूज कर सकते हो। सो अभी इसका जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ से आप रियूजेबिलिटी कोड बन जाते हैं, रीडेबल बन जाता है, इसके लिए इस पार्ट को यूज किया जाए। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर
is a design pattern that separates application logic into three interconnected components, making code organized and maintainable. देखो organized भी रहेगा, maintainable भी हो जाएगा. So here is a model which is mean as a represent your data and business logic. It's the brain of your application handling data process and database interaction. जो भी part रहेगा model के अंदर, यानी just like a entity. View, the representation layer like a JSP page or themely page displays data to user in a readable interactive format without knowing how data was obtained. Obviously फ्रंट एंड पर क्या पता चलेगा कि वो सर्वर से डेटा किस तरह से आ रहा है, तो ये व्यू वाले पार्ट में रहेगा. कंट्रोलर, द ट्रैफिक कॉप बिटवीन मॉडल एंड व्यू. द ट्रैफिक कॉप बिटवीन मॉडल एंड व्यू के अंदर जो भी कम्युनिकेशन रहेगा या फिर आप डेटा ट्रांसफरिंग वाला पार्ट रहेगा, वो कंट्रोलर के थ्रू ही होगा. प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट, कॉल्स अप्रोप्रिएट सर्विस एंड सिलेक्ट द राइट व्यू टू रेंडर. यानी ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो भी आ रही है यूजर से उसको रीड करेगा और उसके बेसिस पर सर्विस को एग्जीक्यूट करेगा, मॉडल से डेटा लेगा एंड फिर से वो प्रॉपर व्यू को भेज देगा. ये पार्ट यहाँ पर रहेगा. सो ये है मॉडल व्यू कंट्रोलर. द कंप्लीट स्प्रिंग एमवीसी रिक्वेस्ट फ्लो किस तरह से होता है, यानी यूजर ने रिक्वेस्ट किया तो किस तरह से फ्लो होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो मैं यहाँ पर एनिमेशन करके भी दिखा सकता था, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको पीपीटी में है. व्हेन अ यूजर क्लिक बटन और सबमिट फ्रॉम here the journey their request takes through your Spring application. तो ये किस तरह से जर्नी होती है Spring application के अंदर देख लेते हैं. Client request, first one is a client request. User interacts with the browser triggering an HTTP request to your application. Obviously जो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन रहेंगे वो HTTP पर ही फोकस होंगे. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप ये भी कह सकते हो. देन HTTP पर जैसे ही आप फॉर एग्जांपल के लिए www.google.com जिस तरह से करते हो, ये जस्ट रिक्वेस्ट है, उस तरह से आप यहाँ पर HTTP कोलन देकर स्लैश देकर वट एवर IP एड्रेस एंड देन योर पोर्ट नंबर, ये आप एग्जीक्यूट करके एक रिक्वेस्ट सेंड किया. फॉर एग्जांपल वी वांट द प्रोजेक्ट, वी वांट द Amazon वेबसाइट और फ्लिपकार्ट वेबसाइट और एनीथिंग. सो ये डायरेक्टली यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यानी यूज कर सकते हो. आपके एप्लीकेशन मॉन्स्टर एप्लीकेशन का नाम अगर आप देते हो, वेब प्रोजेक्ट का नाम देते हो, तो वो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए. इफ यू वांट ऐड प्रोडक्ट या फिर इफ यू वांट शो मी ऑल डिटेल्स, ये जो है पार्ट आप वहां पर ब्राउजर पर लिखोगे. फॉर एग्जांपल के लिए www.google.com एंड देन जैसे ही ट्रिगर किया डिस्पैचर सर्वलेट आ जाता है यहाँ पर बीच में, जो कि इनिशियलाइजर सर्वलेट वाला पार्ट था ना, वो वाला. स्प्रिंग फ्रंट कंट्रोलर इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट एंड रूट्स इट टू द राइट हैंडलर. जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो वो कंट्रोलर के पास आएगा. फर्स्ट डायरेक्टली रीड करेगा कंट्रोलर, जो भी रिक्वेस्ट रहेगी वो कंट्रोलर के पास आएगी. कंट्रोलर चेक करेगा कि जो आपने रिक्वेस्ट दी है वो मैंने यहाँ पर बना के रखी है या नहीं, या फिर सर्वर पर अवेलेबल है या नहीं. सर्वर पर अगर वो अवेलेबल है तो उसे उस राइट पाथ पर भेज देगा. एंड देन यहाँ पर ये कंट्रोलर वाला काम है. योर कंट्रोलर मेथड प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड कॉल्स द बिजनेस लॉजिक, ये वाला पार्ट है. डिस्पैचेस रीड करेगा एंड उसे कंट्रोलर के पास दे देगा विच कंट्रोलर वी वांट टू एग्जीक्यूट. बट इसके पहले डिस्पैचर सर्वलेट का एक एरर भी आता है अगर आपके पास नहीं है, तो डिस्पैचर सर्वलेट इमीडिएटली एरर थ्रो कर देगा कि आई डोंट हैव एनी मेथड्स और आई डोंट हैव एनी क्लास और आई डोंट हैव एनीथिंग अबाउट व्हाट यू रिक्वेस्टेड. सो ये वाला पार्ट वो डायरेक्टली डिस्पैचर सर्वलेट से आपको थ्रो कर देगा. तो ये वाला पार्ट ना आए तो कंट्रोलर के अंदर मेथड होना जरूरी है. तो कंट्रोलर रीड करेगा जो भी पार्ट रहेगा. देन कंट्रोलर पार्ट आ जाने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, बाबा आपने को जो भी पार्ट देखा है वो सर्विस को भेजेगा. जहां पर आपने बिजनेस लॉजिक किया है उस सर्विस को भेज दिया. और सर्विस क्या करेगा, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस थ्रू रिपोजिटरी. यानी यहाँ पर रिपोजिटरी वाला पार्ट है. रिपोजिटरी इज नथिंग बट टू द which we connected with the databases, which we connect with the entity and database with each other by using Hibernate. JPA के साथ आप CRUD repository के साथ आप यूज कर सकते हो. ये वाला पार्ट वहां पर रहेगा.
सो जेएसपी सब कुछ सर्विसेज के पास हो जाने के बाद जेएसपी व्यू डेटा इज रेंडर्ड इन अ जेएसपी टेम्पलेट एंड रिटर्न टू एज अ एचटीएमएल टू द ब्राउजर। यानी जैसे ही आपने वो सब कुछ किया, कंट्रोलर ने सर्विस को देगा, सर्विस रिटर्न करेगा डेटा, डेटा रिटर्न हो गया या फिर वट जो भी जिस पेज पर आप जंप करना चाहते हो उस पेज का नाम दे दिया, तो वो क्या करेगा, उस पेज पर डेटा ले जाएगा। सो उस पेज पर जब डेटा ले जाता है वो HTML फॉर्मेट में ब्राउजर पर देखेगा। तो ऑब्वियसली जेएसपी क्या करता है, तो जावा सर्वर पेज जो कि बेसिकली रेंडर करता है HTML एंड जावा दोनों आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, HTML एंड जावा साइमल्टेनियसली एक ही फाइल के अंदर लिख सकते हो, ये हमें प्लस पॉइंट मिलता है। So JSP as a your view layer. Okay. So why JSP still matters, which is very important part. So while modern framework exists, JSP remains an excellent learning tool for ser- understanding server-side rendering and the fundamentals of a web development. Server-side rendering, which is HTML, is generated on the server before reaching the browser. Java integration वाला पार्ट है, seamlessly mix the Java logic with the HTML markup, यानी दोनों आप यहाँ पर JSTL support है। What is JSTL? So JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रंट एंड वाला भी यानी कोई होता है और बैक एंड वाला पार्ट होता है, दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ओनली फ्रंट एंड वाला पार्ट जिसको जेएसपी ही आता है, तो उसे स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी पता होती है, तो वो डायरेक्टली उसे यूज कर सकता है, नॉट राइट जावा कोड। सो जावा कोड उससे कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्ट बना के रखा है। पावरफुल टैग लाइब्रेरी फॉर कॉमन टास्क विदाउट स्क्रिप्टलेट। ओके, यानी जावा कोड लिखने की जरूरत है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, क्लीन सिंटैक्स लाइक डॉलर कर्ली ब्रेसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एक्सेसिंग डेटा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को, और यही हम यूज करता है। तो ये वाला पार्ट था। एंड की कंपोनेंट्स कौन सा है, जेस्टिल टैग, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ लूप कंडीशनल्स एंड फॉर्मेटिंग विदाउट जावा कोड। देखो यही पार्ट मैंने बोला था, जावा कोड को लिखने की जरूरत है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज, सिंप्लीफाइड सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट passed from a controllers uses a dollar and curly braces। आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। एंड मॉडल एट्रीब्यूट, डेटा फ्रॉम कंट्रोलर्स बिकम अवेलेबल इन JSP थ्रू द मॉडल ऑब्जेक्ट, यानी मॉडल एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हो, बट इट्स डजंट मैटर, क्योंकि हमें जस्ट देखना है, डेटा फ्लो देखनी है, CRUD ऑपरेशंस करने हैं और खत्म कर देना है। सो अब यहाँ पर JSP तक आने के बाद, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट अ JSP पेज एंड हाउ टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम HTML टू एंड देन एग्जीक्यूट देम, वो सब कुछ पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सो मैं JSP को स्टार्ट करने से पहले एक गो थ्रू करना चाहूंगा। कंट्रोलर है, रिक्वेस्ट मैपिंग है, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग है। ओके, देन ओके डन, ओवरऑल थिंग्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। मुझे बस चेक करना था कि जो मैंने इसी वीडियो के अंदर है कि या फिर यानी इसी पेज के अंदर है या नेक्स्ट पेज के अंदर है। सो इसी पेज के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। एंड कुछ जो भी पार्ट नहीं है उस पार्ट को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा और आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम हाउ टू क्रिएट अ JSP पेज वाला पार्ट रहेगा, एंड देन हाउ टू create a controller, repositories and data transfer from one component to another component, वो वाला पार्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पर आई नो कि रेपोजिटरी वाला पार्ट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको विदाउट डेटाबेस रेपोजिटरी वाला पार्ट भी करके दिखा दूंगा। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वे। ओके, सो इसके लिए आपसे जावा भी अच्छा हो जाएगा और मुझे आपको पढ़ाने का मौका भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थोड़ा लंबे वीडियोस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगता है तो आप स्किप करो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने थ्योरी भी देख ली और साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वाला काम स्टार्ट कर लेते हैं। सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी करो, जिससे किसी और को जरूरत है तो उसको भी पार्ट मिल जाएगा। टाटा बाय बाय गाइस।